कुछ दिनों से बाजार में शुरू हुआ तेजी का ट्रेंड थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि बाजार में मंदी का ट्रेंड अभी और गहरा होगा या थोड़ी तेजी बनेगी। हमारे साथ जुड़े हैं इन्वेस्टेड पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। आपने एक बार कहा था कि पिछले साल आपने काफ़ी कैश रेज किया था। क्या अब आपने उसको डिप्लॉय करना शुरू करा है वापस? क्या अब आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं या अभी भी आप काफ़ी हद तक कैश पे बैठे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज जी। जी नहीं अनुज जी, अब हम फुली इन्वेस्टेड है। अराउंड 18 तारीख से लेके अब तक हमने सारा अपना कैश डिप्लॉय कर दिया मार्केट में। इसका रीजन अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आपको, और इस चीज का कितना रिस्क है कि ये रैली भी फेल हो जाएगी? मानो जी, मेरा थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है। हम्म। देखिए, इतने साल आपको मार्केट में हो गए, एक चीज तो हम जानते हैं कि मार्केट का टॉप या बॉटम ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, और मुझे कहीं कहीं लगता है फ्यूटाइल भी है। रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और मुझे यहाँ से लगता है कि अगर हम जब हमने बेचा था उस टाइम पे भी हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख रहे थे कि मुझे भारी बाजार में रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं लग रहा था, और यहाँ पे अब हमें ये लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है। हाँ, टूटने को यहाँ से 1000 पॉइंट निफ्टी में और निकल जाए किसी को क्या पता है, लेकिन ओवरऑल जो स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो हम लेना चाहते थे वो 30-35, कुछ कुछ है तो 40% नीचे हमें मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो गया है। और सबसे बड़ी बात, जो पेसिमिज्म बाजार में चाहिए थी, वो एक पेसिमिज्म कहीं दिखने लग गई है। तो जब भी हमने देखिए, जब भी पेसिमिज्म आ जाती है, होप कम हो जाती है, मार्केट के बड़े बुल रन वहीं से शुरू हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से अगले 1 डेढ़ साल 2 साल में हमें अच्छी रिटर्न्स बननी चाहिए। जी। अनिरुद्ध जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात करती हूँ। लास्ट टाइम आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि आप 100% कैश में बैठे हैं, और अब बात हो रही है आपसे, आपने कहा आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं। तो सवाल ये कि कहाँ इन्वेस्टमेंट किया आपने, कौन सा सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बता पाएँ? मैम, स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं, पर सेक्टर्स की बात करें तो हमें देखिए, हमारा जो फंडामेंटल है वो दो चीज पे रिलाई करता है, वैल्यू और ग्रोथ पे। अगर हम वैल्यू में देखें तो हमें कुछ कैपिटल गुड्स कंपनीज में बहुत अच्छी वैल्यू दिखती है। हमें लगता है कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स फंडिंग वापस आनी चाहिए सरकार की तरफ से। इलेक्शन का टाइम जो है वो मोर और लेस खत्म हो चुका है। बाकी मेन प्रॉब्लम, मेन जो है, इस बार के लीडर्स कहाँ रहने चाहिए, रिलेटिव चेंज कहाँ पे दिखता है, तो हमें फार्मास्यूटिकल्स में स्पेशली सीडीएमओ सीएमओ में अच्छा रिलेटिव चेंज दिखता है। हमें लगता है कि थोड़ा सा ओवर ओन्ड है जितने भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स। बाकी उनकी वैल्यूएशन करेक्शन अच्छी हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स या फाइनेंशियल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। हमें लगता है फाइनेंशियल्स और मेटल्स में हमें अच्छे शूट्स दिखते हैं। हमारा एक थ्योरी है, हमें ये लगता है कि जितना भी टैरिफ वॉर का जो प्रॉब्लम दिख रही है, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इट विल इफेक्ट द इंटरेस्ट रेट। मुझे ऐसा लगता है ब्याज दरें आने वाले टाइम में नीचे आनी चाहिए, ग्रोथ आनी चाहिए, बिकॉज इस टैरिफ वॉर से कुछ ना कुछ स्लो डाउन आएगा, जिस कारण ग्रोथ वापस लौटनी चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है, दो वी डोंट ओन पोजीशन इन दी सेक्टर्स, बट वी आर सीइंग अर्ली शूट्स। अगर आप देखिए मेटल सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो बाकी सेक्टर से बेटर है, दिस शोज कि उसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं। फिर हमें टेक्सटाइल में स्पेशली रेडीमेड गारमेंट सेक्टर थोड़ा अपील कर रहा है, क्योंकि अगर हम ऑन ग्राउंड, बीइंग ओरिजिनली फ्रॉम लुधियाना, हम अगर बात करते हैं तो हमें पता लग रहा है कि बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, मतलब ऑर्डर्स इतने हैं कि संभाले नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं चाइना प्लस वन वाले जो सेक्टर्स हैं, या अब नेबरिंग प्लस वन बोल दीजिए, क्योंकि अब तो बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कुछ ग्रीन शूट्स दिखते हैं। सही बात कहा अनुरुद्ध जी आपने। टेक्सटाइल को समझना हो तो एक तरफ बांग्लादेश या फिर लुधियाना जाओ, है ना। लुधियाना में जाती है आपको पता चल जाएगा जनाब कपड़े का मोल क्या होता है ना। खैर, मैं अब आता हूँ। अच्छा, थोड़ी सी साइकी समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम आपने बिल्कुल ये कही थी बात कि वी हैव इनफ कैश राइट नाउ। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने डिप्लॉय कर दिया। ये अनिरुद्ध जी, एचएनआई क्लाइंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए तो पैसा बहुत आ रहा है। एचएनआईज के वाकई इस फॉल को बीते 15-20 दिन में जो काफ़ी एग्रेसिव भी हो गया था पोस्ट आई थिंक दिस टैरिफ वॉर, क्या बाय किया एचएनआईज ने? क्या इंटरेस्ट रहा उनका बाजार में? आई थिंक सर, वृद्ध जी, हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ फॉल नहीं आया। तो जब हमने बोला कि टॉप अप करिए, तो हमें पॉजिटिव अपने क्लाइंट से ही मिला। बट मैं ये ओवरऑल, अगर मैं और जगह भी बात करते हैं, दूसरे फंड मैनेजर से भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आई वुड से कि डर का माहौल है। लोग
लीवरेज पोजीशंस में या किसी चीज से अब कतरा रहे हैं, क्योंकि आप ये निफ्टी में हमें दिखता है 15% का फॉल आया, पर अगर आप पोर्टफोलियोज में देखिए तो 35-40% का फॉल आ गया। तो कहीं ना कहीं वेल्थ डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो गई है जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे। ओके अनिरुद्ध जी, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं जहां ब्रूटल करेक्शन आया वो नहीं मेंशन किया आपने, वहां पर भी बाय कर रहे हैं क्या आप? सर मैंने बताया फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, मतलब अच्छा, हाँ हम यहाँ उसमें पे उसमें इनको हाँ इंक्लूड कर रहे हैं आप? उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ अनुज जी। तो मुझे ये ओके। लगता है, देखिए एक चीज तो ये है अनुज जी, हम्म। अगर हम पिछले 2-3 साइकिल की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये एक सिक्लिकल सेक्टर्स थे, ठीक है। मतलब क्या होता था कि मार्केट में तेजी आती थी तो इनको एक वेटेज दिया जाता था, ये तेज होते थे और फिर टूट जाते थे। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि सिक्लिसिटी अभी भी है, बट ओवरऑल एक रिटेल जो है उसने इक्विटी मार्केट्स को एक परमानेंट एसेट बेस मान लिया, और जिस हिसाब से सिप्स इस बार मार्केट में आई हैं, कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन सेक्टर्स की कुछ री रेटिंग होनी चाहिए। ओनली प्रॉब्लम वाज अनुज जी, महंगे बहुत ज्यादा हो गए थे। अब वो जो महंगे हो गए थे तो उसकी एक ये करेक्शन आ रही है, बट इन द लॉन्ग रन दे आई बिलीव दे विल टर्न आउट टू बी गुड इन्वेस्टमेंट्स। ओके, व्हाट अबाउट आईटी सर्विसेज, यहाँ पर क्या भी रहेगा? सर आईटी में हमारी कोई पोजीशन नहीं, आईटी में ना अनुज जी कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही है हम्म। एआई आके आने से, और हम्म। यूएस में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आईटी में हमारे पास कोई लंबी चौड़ी होल्डिंग नहीं, एक आधा शेयर कोई है। हम्म। अच्छा अनुज जी, मैं एग्जैक्टली किसी स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट की तो आपसे अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन क्रूड का इस बार का जो कोलैप्स था उसके बाद हमने एशियन पेंट्स में, बर्जर में, इंडिगो में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा। क्रूड पे आपकी कॉल क्या है? मतलब क्रूड अगर ऐसे ही ठंडा रहा, ये स्पेस जिसमें रियल स्टेट एंसिलरी है, जिसमें आप एशियन पेंट्स को इंक्लूड कर लीजिए, आप बर्जर को, कंसाई एयरलैक को, फिर आप एक बास्केट ऑटो में टायर स्टॉक्स को देख सकते हैं। कोई अप्रोच आप लोगों ने इस पे ली है क्या, सर हम क्रूड इसको की भी वीकनेस स्टडी पे? कर रहे हैं हम। सर ये सारा डिपेंड हम्म। करता है कि अब यूएस, हमारे हिसाब से ये डिपेंड करता है कि यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट का आगे क्या होगा। जिस हिसाब से आई वुड से अनफोल्ड हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले टाइम में गिर सकते हैं। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले टाइम में गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर इन कंपनीज को आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ओवरऑल एक बहुत कंफ्यूजिंग स्थिति बनी हुई है क्रूड को लेके। एक तरफ अमेरिका बोल रहा है ड्रिल, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ तो है नहीं। तो क्रूड पे हम वी आर जस्ट स्टेइंग अवे फ्रॉम क्रूड एंड क्रूड रिलेटेड कंपनीज। हमें दूसरी जगह जहाँ पे क्लियरर पिक्चर दिख रही है, जहाँ पे क्लियरर अर्निंग्स दिख रही है अगले 2 से 3 साल के लिए, हम वहां ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अनिरुद्ध जी, इस आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डिफेंस स्टॉक्स भी शामिल है क्या? क्योंकि जिस तरीके से इसमें एक रैली देखने को मिली थी, फिर बहुत अपने हायर साइड से कूल ऑफ भी हुए हैं, और जिस तरीके से अब ये डिफेंस सेक्टर पूरा एज सरकार की तरफ से जिस तरीके से इसमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अग्रसर है सरकार बहुत, स्टॉक्स चले भी हैं, तो क्या यहाँ पे आप बेट लगा रहे हैं? मैम हमारा ना एक सिंपल रूल है। हम ये बोलते हैं कि लीडर्स ऑफ वन रन, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर्स ऑफ वन रन विल नॉट लीड द नेक्स्ट रन। और कहीं ना कहीं हम वीरू जी को, अनुज जी को तो पता है, हम डिफेंस स्टॉक्स में हमारा बड़ा प्यार रहा है इनसे हिस्टोरिकली। तो कहीं ना कहीं हम नहीं, हम डिफेंस स्टॉक्स में इस बार इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आई थिंक द स्टोरी जो थी डिफेंस स्टॉक्स की, हाइप की, वो प्ले आउट हो गई। एक हाँ, अब अंडर प्राइस्ड हो गए। अगर आप वैल्यू खेलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें से वैल्यू आपको जरूर मिल सकती है, बट हम इसमें इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ओके, आई मीन थॉट्स बहुत क्लियर, बिल्कुल अगर आप देखें स्पष्ट थॉट्स। अच्छा, ये मेटल का जिक्र अनुरुद्ध जी जो आपने किया था, और क्योंकि लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में एसआरएफ के नंबर्स, नवीन फ्लोरिंग के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, यूपीएल के नंबर काफ़ी ठीक ठाक थे, बट दीपक नाइट्राइट वाज रियली बैड, वेरी बैड। कुछ रुख आपका केमिकल में, और जो ये जो रीसेंट कैश डिप्लॉय किया है उसमें आपने क्या थोड़ी इंपॉर्टेंस केमिकल्स को दी है क्या? सर अच्छी इंपॉर्टेंस दी है केमिकल्स को, और हमें यहाँ से केमिकल्स में एक अच्छा पॉजिटिव रिलेटिव चेंज दिखता है। हमें ये लगता है कि केमिकल्स का जो क्या बोले, मिड साइकिल क्राइसिस बोले, मिड लाइफ क्राइसिस बोले, जो पिछले 2 साल से था, वो कहीं ना कहीं यहाँ से खत्म होते दिखता है। और हमें लगता है कि केमिकल कंपनीज आने वाले कुछ टाइम में फ्रंट रनर्स तो रहेंगी, इफ नॉट लीडर्स, फ्रंट रनर्स तो रहनी चाहिए। ओके, फ्रंट रनर रहना चाहिए। अनुरुद्ध जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अच्छे नंबर्स होते हैं, अच्छे स्टॉक्स होते हैं, वो बेयर फेज में भी और कमज़ोर फेज में भी वो अच्छा करके दिखाते हैं। अभी अनुरुद्ध जी ने एक अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया केमिकल्स में, जहाँ पे वो कह भी रहे हैं कि
हमने काफ़ी स्पेस दिया है, इंपॉर्टेंस दिया। लुक एट SRF एट 2945 SRF मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे क्लोज भी होता है तो ये अपने करियर के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज होगा और अच्छा करता हुआ डे हाई पर।